मैं हूं आपकी मेज़बान उम्मे फरवा लाहौर से। मैं हूं जरगून शाह इस्लामाबाद से। कराची से मैं हूं वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात अवाम के साथ। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तकरीबन दुनिया में 16 करोड़ बच्चे जबरी मुशक्क़त कर रहे हैं, यानी हर 10वां बच्चा, हर 10 में से एक बच्चा जबरी मुशक्क़त करने पर मजबूर है। इस वक्त जो ख़ास तौर पे हम ये मौजू डिस्कस करने जा रहे हैं वो है घरेलू मुलाजमा के ऊपर। और घरेलू मुलाजमा का जब जिक्र किया जाता है तो आजकल एक बहुत हॉट इशू है, वो है रिजवाना। रिजवाना जो कि एक जज के घर में काम करती थी, 6 से 8 माह उसने काम किया और उसके बाद उस पर तशद्दुद हुआ, ये उसकी फ़ैमिली का कहना है। और तशद्दुद के बाद से रिजवाना किस हालत में है और उसके अलावा उसकी फ़ैमिली का क्या कहना है, पुलिस कितना सपोर्ट कर रही है और क्या उसको इंसाफ मिल पाएगा, इस तरह के और बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब जो है आज हम जानेंगे उसकी फ़ैमिली से भी। और मेडिकल बोर्ड जो बना हुआ है और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर जिनकी सरबराही में रिजवाना का इलाज जारी है, उनसे भी हम मज़ीद उसकी तबीयत के बारे में भी दरियाफ़्त करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया तस्दीक किए बगैर रिजवाना को लेकर ये कहा जा रहा है कि उसकी डेथ हो चुकी है। इस वक्त आप भी ICU के बाहर हैं और मैं भी ICU के बाहर खड़ी हूँ, तो आप आवाम को हक़ाइक़ बताएँ कि बच्ची ज़िंदा है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो रोज़ कोई ना कोई चला देता है फेसबुक पे, और मैं भी आवाम को ऐसा करना नहीं चाहिए, और रोज़ हम इसकी रिबटल देते हैं। तो ये 4th टाइम है कि हो रहा है कि ये रिजवाना जो है वो अब ज़िंदा नहीं है। तो अब ये हमने तो पहले भी एक दफ़ा अपील की है, तो लोगों को ख़ुद भी सोचना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि 8 रोज़ से जनरल हॉस्पिटल के अंदर रिजवाना है। पहले दिन जब रिजवाना आई और 8 दिन के बाद जो रिजवाना है उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? अब इसकी आज कंडीशन बेहतर है, वो खा पी रही है, बातें कर रही है, और इसके पैरामीटर्स जो इन्फेक्शन के भी वो बेहतर हो रहे हैं। प्रॉब्लम ये थी कि इसे जो भी इंजरीज़ थी उसमें इसके बाजू फ्रैक्चर थे, अल्ना एक बोन है वो फ्रैक्चर थी, नेज़ल फ्रैक्चर था, फिर इसके सर में एक चोट थी, एक पीछे से कट था। उनकी प्रॉपर केयर नहीं की गई, जिसकी वजह से इसको इन्फेक्शन डेवलप हुआ और उसने प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट की। फिर उसमें लंग्स और हार्ट भी इन्वॉल्व किए। अल्लाह का शुक्र है कि हार्ट इसका बिल्कुल ठीक है, लंग्स का इसका प्रॉब्लम चलता है, जिसकी वजह से इसकी सैचुरेशन ड्रॉप करती है, ऑक्सीजन लेवल फॉल करता है। हमने फिर उसके मुताबिक इसकी एंटीबायोटिक भी चेंज की, जो कल्चर्स डिफरेंट लिए, 2 दफ़ा इसकी ब्रोंकोस्कोपी भी हुई। आपने हमें ये मालूमात भी दी थी कि बच्ची खौफज़दा है बहुत ज़्यादा, डरी हुई और सहमी, और ख़ास तौर पे जब कोई उसके पास जाता है तो वो कहती है मुझे मत मारो। तो उस ट्रॉमा से ये बच्ची बाहर आई है। अब आपको लगता है कि आप लोग या 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स का या मेडिकल बोर्ड जब उसके पास जाता है तो बच्ची आपको लगता है कि अब वो डरी हुई, वो सहमी हुई नहीं है और आपसे आसानी से बात भी कर रही है? देखिए, बच्ची तो छोटी है ना, उसकी उम्र मेरा ख्याल है 13-14 साल उम्र है। हमने अब जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी कहा इसकी एज सर्टन कर दें, और एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट भी है, वो नेचुरली उसके पास हम भेजेंगे, वो बोर्ड आएगा, वो देखता है। तो उसने तो परेशान ही हो जाना है जिस तरह की उसकी हालत थी, और इसके पेरेंट्स भी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो हम इनकी काउंसलिंग लाजमी बहुत ज़रूरी है ताकि ये इस प्रॉब्लम से, इस चीज़ से बाहर आए। और बच्ची इस वक्त बच्ची अब उस लिहाज से बेहतर है, खौफज़दा नहीं, प्रॉपर बात भी करती है। जब उसने खाना पीना खाना होता है वो भी मांग रही है। अब उसके कपड़े चेंज हो रहे हैं, आज उसको प्रॉपर अच्छा ड्रेस पहनाया जा रहा है, उसकी स्पंजिंग की है। तो इस तरह इस वक्त उसकी मेंटल कंडीशन बेहतर है, लेकिन ये कंटिन्यूस एक हमें एफ़र्ट कुछ अर्सा करनी पड़ेगी, और इसका आगे लॉन्ग टर्म रिहैब भी बना रहे हैं कि इसको हम कोई एजुकेशन दें, इसको कोई स्किल, कोई हुनर सिखाएं ताकि आगे चल के अपनी रोज़मर्रा अपना ख़र्चा मर्चा ख़ुद कर सके और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। एक इंजेक्शन था जो कि 5 लाख की मालियत का बताया जा रहा था, और वो बच्चे को लगना है इन्फेक्शन को ख़त्म करने, क्योंकि उसकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो मुझे उस इंजेक्शन के हवाले से बताएं, क्या बच्ची को वो इंजेक्शन लगना शुरू हुए हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए? वो खुशकिस्मती से हमारे पास मौजूद था, और जावेद अकरम साहब आए थे, उन्होंने सजेस्ट किया था, और मिनिस्टर साहब को हमने बोर्ड में बैठाया, बड़े राउंड फिजिशियन है, उन्होंने सजेस्ट किया, वो भी लगा, जो कि रूटीन में नहीं लगता।
अच्छा, इस वक्त हम साथ में बात करेंगे मेडिकल बोर्ड के सरबराह भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर जोदर, जो कि प्रोफेसर अलफरीद के साथ मिलकर 8 रोज़ से उस बच्ची की सेहत याबी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम मुसलसल सुनते आ रहे हैं कि 48 घंटे बच्ची के लिए बहुत अहम है, तो बताइए वाकई 48 घंटे अहम है? जो ICU का मरीज़ होता है ना, उसके अंदर कभी भी हम आपको ना एक कट ऑफ लिमिट जो है ना कि नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर ये हो जाएगा, 72 आवर्स में, इनके अंदर हमेशा जो मल्टी पैथोलॉजी के पेशेंट होते हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ जो है उसका इम्बैलेंस चलता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर प्रॉब्लम है, बच्ची को शदीद न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। ज़ाहिर है इसकी जो भी फूड के हालात थे जो उसको मिलती थी, उसकी अपनी पर्सनल हाइजीन भी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ है। जो उसकी इम्यूनिटी है वो इस वक्त बहुत लो है। जब भी किसी मरीज़ की इम्यूनिटी लो होती है तो उसको इतने बड़े ट्रॉमा से निकलने के लिए जो है ना, उसको आम मरीज़ के मुकाबले में ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस बच्ची को थोड़ा सा जो टाइम ज़्यादा लग रहा है अपनी रिकवरी में, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो 48 घंटे वाली बात से हम कह सकते हैं कि वो इस ख़तरे से बाहर आ गई है, अब तशवीशनाक हालत से बाहर आ गई है। देखें, जो उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट नहीं हुई, ये हमारे लिए एक अच्छा साइन है। उसकी क्लिनिकल कंडीशन कल के मुकाबले में आज, जिसको कहना कि हर रोज़ एक डिप आती थी, वैसे डिप नहीं है। अभी आपने जाना डॉक्टर साहब की जो तिब्बी उनके ट्रीटमेंट चल रही है रिजवाना की, उस सब के बारे में आपने जाना। अब हम आपको लेके चलेंगे उसकी वालदा के पास, शमीम के पास, जो रिजवाना की वालदा हैं। उनसे हम जानेंगे कि बच्ची कैसी हालत में उनको मिली, कब मिली, और यहाँ आने के बाद अब वो बच्ची को कैसे रखेंगे, और ख़ास तौर पे पुलिस की जानिब से वो उनको क्या सपोर्ट मिल रही है और उनका केस कहाँ तक पहुँचा है। मैं कहनी पाकिस्तान है ही नहीं, पाकिस्तान के बंदे इंसाफ वाले ही नहीं, मुसलमान ही रह गए। जो मुसलमान होंगे तो इस तरह कभी भी ना होंदा। अजे काफरां दे घर उन्होंने भी कानून हैं, काफरां दे भी वो कानून तो पूरे निकलते मुसलमाना नालों ज़्यादा। मैं तो इतना कहनी। अच्छा शमी, मुझे ये बताओ कि आप उस जज की बीवी से कभी मिली थी? नहीं जी, कभी भी नहीं मिली। और कितना अरसा बेटी ने वहाँ पर काम किया और किसने रखवाया था? या पहली बच्ची है तुम्हारी तुमने जिस तरह काम पे रखा है? मुख्तार वडैज दी रफ ना रखवाया सी। पहली बच्ची है तुम्हारी? हाँ जी, यही रखी है, काम पे रखवाई है। बस बहुत ज़्यादा उन्होंने जुल्म किया, बहुत ज़्यादा, बस बयान नहीं हो ना। मैं इतना चाहती हूँ मेरी बच्ची इंसाफ मिले। अच्छा शमी, मुझे ये बताओ कि इन्होंने कहा है कि तुम लोगों ने पहले कोई एडवांस भी लिया हुआ था, कोई एडवांस पैसे लिए? नहीं, कोई चीज़ नहीं, हर महीने पैसे आते, 80 रुपये एडवांस नहीं लिया। अच्छा, किस तारीख नू बच्ची नू लैके आई सी इस्लामाबाद? 21-22 है, पता नहीं, इतवार का दिन सी, इतवार का दिन सी, फौरी हस्पताल लै गई सी बस। अच्छा, किन्ने महीना वैसे तुहानू दे रहे सी? 10,000 रुपये। अमीर नाल सारे हैं, गरीब नाल कोई भी नहीं होंदा। गरीब नाल खुदा होंदा है, वो नहीं था। उहदे तो सिवा मैंने कोई नहीं इतबार किसी ते भी रह गया। मेरा खुदा इंशाल्लाह मेरी मदद करेगा। इंशाल्लाह उन सज़ा ना मिली तो गल करना, इस दुनिया ते सज़ा पा के जाएगा। रिजवाना के वालिद जो है इस वक्त हमारे साथ, मंगा जिनका नाम है, वो मौजूद हैं। पहले तो हम उनसे ये जानते हैं कि उनके और बच्चे भी हैं, यानी टोटल 10 बच्चे हैं और वो मज़दूरी करते हैं। तो यहाँ पर वो अपनी बच्ची के साथ हैं। पीछे घर में उनके बच्चों की कफ़ालत कौन कर रहा है, इस हवाले से उन्हीं से हम पूछते हैं। मंगा, ये बताओ कि आप तो मज़दूरी करते हो, तो आपके पीछे बच्चों की कफ़ालत कौन कर रहा है? कोई घर में ऐसा बड़ा भी है जो बच्चों को देखभाल कर सकता है? हाँ जी, मेरा बेटा आएगा और मेरी साली आई हुई है, तो मेरा भाई आया वो जो रोटी पानी पका कर दे रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे ने तो बड़ा मुश्किल का सामना हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपकी बेटी के साथ जो हुआ है जुल्म, उसके बाद से उसकी FIR भी दर्ज हो गई है। पुलिस जो है आपकी कितनी मदद करी है? FIR के बाद से आगे कोई केस बढ़ा है? FIR भी कट्टी गई है, उन्होंने आप ही कट्टी, गलत कट्टी है कि साढ़े कोई बयान नहीं लिखे सही, और आप ही जो भी किया उन्होंने सब कुछ आप ही किया है जी। सानू कोई मदई कोल नहीं पाया। FIR लिखन लगे हाँ, वो गलत मलत लिख के जो भी उन्होंने करके तो आपे FIR कट्टी, आपे परचा कटिया, ना साडा बंदा मदई कोल बैठा, ना लेना ना देना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि FIR आप बात कर रहे हैं कि आपको नहीं बिठाया गया और आपसे पूछा भी नहीं गया, तो ये FIR फिर किसने कटवाई है? अगर आप लोगों ने नहीं कटवाई तो फिर किसकी तरफ से काटी गई है? हाँ जी,
ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਆ। ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ, ਅੰਗੂਠਾ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ पर्चे काट रहे हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दरख्वास्त में क्या गलत लिखा गया? आपको किसी ने पढ़ के बताया कि उसमें क्या गलत लिख दिया जो आप कह रहे हो कि गलत है? हाँ जी, बस को जो मसला मसाइल आया सी, जो असीं बयान लिखाना चाहते थे वो लिखे नहीं गए, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ वजह तो एफआईआर सानू गलत लगती पई। हाँ जी, आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? और दूसरा ये बताएं कि वो जज जो है वो आपसे रब्ता भी कर रहा है, प्रेशर भी डाल रहा है, आपको पैसे भी दे रहा है और ये कह रहा है कि सुलह सफाई कर लें, इसमें कोई हकीकत है? हाँ जी, ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਲਹ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ था। तो मैं ये चाहना है भी सख्त ਤੋਂ सख्त ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ ਭੰਨੀਆਂ, ਸਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖੋਪੜੀ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੀ और पिंडा सारा जख्मी किया जी, पसलियाँ तोड़ियाँ, दंद टुटा और आँखें जो डैमेज की ऐसे मार मार के। तो बड़ी मुश्किल बच्ची ना उस मार का सामना कर रही है, अभी तक होश नहीं ला पा रही। बच्ची को जब आप लेने के लिए गए हैं तो बच्ची को जिस वक्त उठाया था उस वक्त बच्ची की हालत कैसी थी? हालत यही सी, बच्ची मारिया कुटिया सी, बच्ची नूं लत्तां तोड़ियां सी, बाहां तोड़ियां, सिर सारा डैमेज सी। जो बच्ची ने मेरी बीबी लैके आई है, सिर की खल भी उतरी हुई सी, सारा कुछ होया, नुकसान होया सी। उन्हें इत्थे मास चाढ़िया बच्ची के मूँह ते, इत्थे अखां दा कपड़ा चाढ़िया सी, चाड़ के इन्नी इन्नी अखियां नज़र आ रही। जो मेरी बेगम ने कार चो ला के थले दिती है बच्ची, तो बच्ची सुट्टी थले सुट के तो कार भजा लगा। तो मेरी जनानी ना उसका मूँह तो नाक लाया, तो उत्तों कपड़ा ला के जो देखा तो बच्ची की हालत ही कोई नहीं। रिजवाना के केस में क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? इसके लिए आए हम चलते हैं सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी साहब के पास। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लाहौर में केस हुआ, इसी तरह लड़की को, जो बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से पहले खातून और उसके हस्बैंड को दोनों को गिरफ़्तार किया और हवालात में बंद करके तस्वीरें जारी कर दी। यह भी उसी तरह का केस है। लेकिन आप देखें कि उस वाक़े के बाद 2 रोज़ तक तो एफआईआर नज़र नहीं आई। पूरा रिलीफ दिया गया कि उनको टाइम मिले कि वो अपना बंदोबस्त कर लें। उस घर में 6 माह तक तशद्दुद होता रहा, जुर्म होता रहा, और जज जो है वो मामनत करता रहा। मामनत के इल्ज़ाम में भी पकड़ा जा सकता है वो, और वो जुर्म को छुपाने के इल्ज़ाम में भी पकड़ा जा सकता है, क्योंकि जुर्म होता रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद को ये चाहिए था कि अपनी कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी करते, जज साहब को सस्पेंड करते या उनके ओहदे से हटाते, वो भी नहीं हुआ। मुझे हैरानगी एक और बात की भी है, जब ये केस हुआ तो वो एजेंट जिसने लड़की को रखवाया था उसको गिरफ़्तार कर लिया। हाँ, अगर उसका ये जुर्म था कि उसने कम उम्र बच्ची को रखवाया, मान लिया उसका जुर्म था, तो कम उम्र बच्ची को जज ने घर में नौकरी भी तो दी है, उसका भी उतना ही जुर्म है। फिर अगर एजेंट को पकड़ा तो उसको भी पकड़े। जब तक ये केस मीडिया पे ज़िंदा है उस वक्त तक तो ये जो है हुकूमत भी कार्रवाई करती रहेगी, थोड़ी बहुत पुलिस भी करती रहेगी। जिस दिन ये केस मीडिया से हटा उस दिन वो कुछ भी नहीं होना। बाद में ना किसी ने पूछना रिजवाना के वालिदैन को, ना हमने पूछना है, ना लोगों ने पूछना है। उसके बाद बेचारे क्या करेंगे? गरीब आदमी है, ना वो वकील के पैसे दे सकते हैं, ना वो किसी से झगड़ सकते हैं, ना पुलिस के चक्रों में आ सकते हैं। अल्टीमेटली उन्होंने भी सुलह कर लेनी है, और सुलह भी अल्टीमेटली गरीब है पैसे लेगा, क्योंकि कानून भी इस बात की इजाज़त देता है और मज़हब भी इस बात की इजाज़त देता है कि आप कसास दियत कर लें। अगर कसास में कर लें या दियत कर लें तो दोनों सूरतों में अल्टीमेटली उसे पैसे मिल जाएंगे, उसने बैठ जाना है। ये होना इसका यही है। जैसे मार दी नखून इन्हें लंबे सौर जो ऐसे मार ऐसे खींच। क्या आपको टेलीफोन पे कोई रब्ता नहीं था तुम लोग? फोन पे 1 महीना रब्ता रहा। खैरी उस टाइम बाजी डंडा लैके बह जाती सी, किसी अमर दी नहीं गल दस बस इस नाल मैं खुश हूँ। अच्छा खानी पीनी बाजू वेख पीछे देखो, पीछे सारा लोग एक रेशा खैर गल घोट घोट मारती सी, आवाज़ ना कर, बिल्कुल आवाज़ ना कर।
रिजवाना तशद्दुद केस के हवाले से जब हमने इस्लामाबाद की पुलिस का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो कैपिटल पुलिस के तर्जुमान जवाद साहब की तरफ से एक रिटन स्टेटमेंट हमें दी गई। इस स्टेटमेंट के मुताबिक इस मुकदमा की तफ्तीश मेरिट पर होगी, तमाम तर कानूनी तकाज़े पूरी किए जाएंगे। मुकदमा में मुलविस मुलज़िमा के साथ हरगिज़ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। इस बयान में यह भी कहा गया है कि पुलिस को मुसद्दका मेडिकल रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हुई। मुकदमा में पेशरफ्त के बारे में तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से बाकायदा आगाह किया जाएगा। अदालत ने मुलज़िमा को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है और इस बयान का आखिरी नुक्ता यह है कि जितने जराइम का इर्तिकाब हुआ उन सब की दफ़ात इस मुकदमे में शामिल की जाएंगी। घर की कफालत करने के लिए घरों से निकलने वाले बच्चे मुख्तलिफ दुकानों पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बैठ कर मेहनत मजदूरी करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 3.3 मिलियन बच्चे तालीम छोड़कर काम काज और मजदूरी करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक 10 से लेकर 17 साल के दरमियान तकरीबन 13% बच्चे जबरी मुशक्क़त करने पर मजबूर हैं। इन बच्चों के शब व रोज़ कैसे गुज़र रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी कैसा गुज़र रहा है और ये जो बच्चे सड़कों पर काम कर रहे हैं इसके पीछे क्या मजबूरियां हैं, आइए आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करते हैं। अली, मुझे ये बताएं आपकी उम्र कितनी है? 10 साल। अली, आप कब से ये काम मोटर मैकेनिक का सीख रहे हो? ये मुझे 5 दिन में आए। इससे पहले भी कहीं आपने की है? नो। अच्छा अली, आप बहन भाइयों में कितने आपका नंबर है और आप मोटर मैकेनिक का काम क्यों कर रहे हो और कितने पैसे आपको मिलते हैं? कभी 100 भी दे देते, कभी 200 भी दे देते। तो आप ये क्यों कर रहे हो, घर में क्यों नहीं रहते? वैसे ही काम सीखने। तो आपके वालिद क्या काम करते हैं? पोशिका होंगी, ये पोस्टर है। आप कितने बहन भाई हो? 3 भाई 2 बहनें। वो लोग पढ़ते हैं कि वो भी यही काम कोई ना वो पढ़ते हैं। ये वाला काम क्यों कर रहे हो? आप पढ़ाई भी तो कर सकते थे ना, बहन भाइयों से भी तो बैठ के पढ़ सकते थे। वे फार्म नहीं है मेरा, वो सुपारा पढ़ने जाते हैं क्योंकि 2 नीचे जुर्म है, वो नहीं पढ़ते। जुर्म है 3-3 साल। आपके घर में आपके अबू कमा रहे हैं और आप कमा रहे हैं, तो घर आप किराए पे रहते हो? जी। तो घर का किराया पूरा करने के लिए, खाने के लिए अबू ने आपको यहाँ पे दुकान पे डाला हुआ है? जी। बेटा नाम क्या है आपका? मोहम्मद अरहम। कितने साल के अरहम? 13। कब से काम कर रहे हैं? 2 महीने। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पर? 50। रोज़ 50 रुपये? क्या क्या काम आता है आपको? बहुत कम काम आता है। इससे पहले कहीं काम कर रहे थे? नहीं। स्कूल जाते हैं? जी। कौन सी क्लास में? 4 क्लास में। नाम की स्पेलिंग क्या है आपकी? ARHAM अरहम। ये तो गलत बता दिया आपने, सही बताइए। कहाँ, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ये सामने गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। तो बेटा काम क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? वो छुट्टियाँ बजी हुई ना स्कूल की, इसलिए 2 महीने के लिए काम पे लग गए। इससे पहले कभी काम किया? नहीं। किसी तरह का कोई काम नहीं किया? तो पापा ने कहा नहीं कि बेटा इसमें तो कपड़े भी काले हो जाते हैं, रंग भी ख़राब होता है, ये वाला काम नहीं करें, बहुत मेहनत का काम है? पापा का इंतकाल हो गया ना। अच्छा, तो वालदा ने भेजा है आपको यहाँ पर? जी। 50 रुपये में क्या करते हैं आप? चीज़ खा देता हूँ। अच्छा, अम्मी को देते हैं घर पे पैसे? जी। तो चीज़ कितने की खाते हैं, अम्मी को कितने देते हैं? कभी कभार पूरे पैसों की खाते, कभी कभार आधे। ये बताओ, स्कूल नहीं गए? नहीं गए। अच्छा, तो क्या वालिदैन घर वालों की सूरत हाल क्या है? कितने घर वाले आते हैं? घर वाले भाई 10 बहन भाई हैं। और 10 बहन भाई हो? जी। अच्छा। और 3 भाभी हैं। 3 भाभी हैं? 2। अच्छा, वालिदैन जिंदा है? जिंदे हैं। अच्छा, तो आप क्या करते हो? ये कमा के आप घर का खर्चा चलाते हो? जी। अच्छा, तो गुजारा हो जाता है? हो जाता है। स्कूल कभी गए हो कि नहीं जा सकते? नहीं गए। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि आपने 13 साल की उम्र से ये मोची का काम सीखा, यानी आप जूते बनाने का काम कर रहे हो, तो आपने क्यों सीखा? क्या आपके घर में कोई और कमाने वाला नहीं था या गुर्बत ऐसी थी, महंगाई बहुत थी जिससे तंग आकर आपने ये काम शुरू किया? यही बात है जनाब, बस जिस महंगाई भी बहुत था, घर का कोई और है भी नहीं, एक बाप है वो भी अभी जो है ना
काम का नहीं है। हमारा दिल ये कर रहा है जब मैं वो घर में बैठा दूँ, मस्जिद में बैठा दूँ, बिल्कुल मैं उसको कह रहा हूँ दुकान में आता भी मत ना, लेकिन उसका फिर भी हर बंदे का अपना अपना दिल होता है ना। वो कह रहे जब मैं इस तरह आपको तरबियत कर लूँ ना, जब बाद में आपको भी तकलीफ़ ना है और मुझे भी कोई मसला ना बनेगा। आप घर के टोटल 7 अफराद हैं, तो आप मजदूरी कर रहे हो, घर के 7 अफराद को पाल रहे हैं? जी, बस घर के खर्चा भी मैं चला रहा हूँ और भी जो है ना, अभी एक बहन का शादी भी है, यही का उसके लिए भी मेहनत कर रहा हूँ, जब उसका शादी अच्छे तरीके से हो जाएगा। आपकी उम्र के बच्चे स्कूलों में जाते हैं, तो आपका दिल करता है कि स्कूल में जाएं? मजबूरी ऐसा चीज़ है ना, जब वो बंदे का हर किस्म की रास्ता सिखा देंगे। हमारा ना स्कूल के साथ शौक था, वजह क्या था, वो बस महंगाई भी बहुत था और भी कोई है ना, ऐसा सबक से हम क्या ले लेंगे जब बाद में हमको मसला बनता है, ना फीस का पैसे होता है ना कोई और, खर्चे बहुत महंगा हो गया ना, इसलिए बस स्कूल के साथ शौक नहीं रखा हुआ है पहले से, अपने हालात देकर इस तरह का काम कर रहे हैं ना। उमर ये बताइए कि कब से आप ये काम कर रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल में कितना काम आ गया? 1.5%। और ये बताइए पैसे कितने मिलते हैं? 400 रुपये। 400 रुपये रोज़, यानी 16,000 रुपये महीना। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? छोड़ दिया पढ़ना। अगर कोई आसान काम आपको करना पड़ा तो वो आप करेंगे या फिर इसी मुश्किल काम में रहेंगे? हुनर वाला काम सीखूँगा सबसे ज़्यादा भाई मैं। हुनर के काम में पैसा टाइट है ना, इसलिए। ये बातें आपको किसने बताई कि पैसा टाइट है तो हुनर वाला काम करें? अभी तो आप इतने छोटे हैं। बस समझ गए, लोगों से समझ लें। लोगों से समझ गए। ये बताओ, स्कूल नहीं गए? स्कूल अबू नहीं पढ़ा रहा। अबू ने क्यों नहीं पढ़ाया स्कूल? अबू कहते हैं तू ये काम पे लगाना है। अच्छा, अबू ये कहते हैं कि काम करो और कुछ कमाओ। हाँ जी। यानी आपके अलावा घर का कोई और कफील नहीं है? कितने कमा लेते हो दिन में? 150। 150 से क्या खरीदते हो, घर क्या लेके जाते हो? कुछ भी नहीं, सिर्फ घर में पैसे दे दूँगा। अच्छा, पैसे दे देते हो? पैसे किसको देते हो, अबू को देते हो अम्मी को? अम्मी को। अम्मी को देते हो। अच्छा, तो स्कूल जाने की नौबत ही नहीं आ सकी, इतने हालात ख़राब थे आपके? कभी गए भी हो स्कूल के नहीं गए? हो गया, आ चुका हूँ। स्कूल गए थे फिर छोड़ दिया? हाँ जी। या छुड़ाया गया आपसे? छुड़ा दिया। अच्छा, घर वालों ने कहा कि स्कूल छोड़ो और मजदूरी करो? हाँ जी। दानिश, मुझे ये बताओ कि आपके घर में क्या कमाने वाला कोई नहीं है, तो आप मजबूरी में घर से बाहर निकल के ये मजदूरी कर रहे हो? जी। आपके वाले साहब क्या करते हैं? फोत हो गए। और कब से ये काम शुरू किया हुआ है आपने? 3 साल हो गए। तो क्या कोई तालीम भी हासिल आपने की हुई है या बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, बस आपने यही काम शुरू कर दिया? पढ़ा हूँ। क्या तालीम की हुई है? 3 क्लास है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपका दिल चाहता है कि आप स्कूल जाओ, आप ये मेहनत मजदूरी ना करो, दिल चाहता है वैसे आपका? नहीं। क्यों दिल क्यों नहीं चाहता? क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं है कमाने वाला, मैं अकेला ही हूँ। हमज़ा भी बहुत से बच्चों की तरह एक मैकेनिक की दुकान पर काम करते हैं। हमज़ा, कितने साल के हैं आप? 11 साल। कितने पैसे मिलते हैं रोज़? 150 रुपये। 150 रुपये तो बहुत कम है, 4,500 रुपये महीना। तो ये अम्मी को देते हैं या फिर ख़ुद ही खर्च कर लेते हैं? अम्मी को देते हैं। घर पे कितने लोग हैं? 7। कमाने वाले कितने हैं? 2। कौन कौन? अब्बू और मैं। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू कार चोबी का काम। ये वाला काम बड़ा मुश्किल है, मेहनत का काम है। तो इस काम में तो हाथ भी दर्द करते होंगे, पैर भी दर्द करते होंगे, सोते होंगे तो कमर भी दर्द करती होगी? नहीं नहीं। कब से कर रहे हैं काम? 1 साल होने वाला है। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले पढ़ता था। पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बस ऐसे। जी हाँ, मैं एक और बच्चे से बात करेंगे। इसका नाम इस्माइल है और इसका बेसिकली जो ताल्लुक़ है वो केपी के इलाके कोहिस्तान से। इस्माइल बेटा, ये बताओ कि कब से ये मोटरसाइकिल ठीक करने का काम कर रहे हो? 1.5 साल हो गया है। अभी काम सीख रहे हो या सीख लिया? अभी सीख रहे हैं। तो ये बताओ कि स्कूल नहीं गए हो? वो स्कूल गए हैं, 5वीं पास किया, उसके बाद छोड़ दिया। अच्छा, 5वीं तक पढ़े हो, 5 जमातें पास की हैं। अच्छा, किधर था वो स्कूल, पिंडी या इस्लामाबाद? इस्लामाबाद में। तो क्या ऐसी मजबूरी थी कि स्कूल छोड़ना पड़ा? और बस हालात बहुत ख़राब हो गए थे। मसलन क्या ख़राब थे? मतलब बस पढ़ नहीं सके, घरेलू खर्चे अखराजात ज़्यादा थे। जी। घर में कितने लोग हो? हम टोटल 6 लोग हो। अच्छा, वालिदैन है?
जी है। और बहन भाई भी हैं? जी। तो आप कितना दिन का कमा लेते हो यहाँ से? यहाँ के 200-250 रुपया दे देते हैं दिहाड़ी। फिर वो अब्बू को दे देते हो? नहीं, अम्मी को। अच्छा अच्छा, तो फिर घर का खर्चा वगैरह चलता है? जी। आसिफ कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मेरे को 1-1.5 साल हो गया। कितने पैसे मिलते हैं? मेरे को 200 रुपये रोज़। यही वाला काम क्यों? कोई और भी तो आसान काम हो सकता है। नहीं, ये मेरे को काम अच्छा लगता है, शौक है मेरा ये काम। किसने लगाया था आपको यहाँ पर? मैं खुद लगाऊं। मम्मा ने, बाबा ने, किसी और ने? वो तो बोलते हैं पढ़ लो, पर मेरा पढ़ने का शौक नहीं है, मेरा यही काम सीखने का शौक है। अम्मा अब्बा कहते हैं पढ़ लो, आप ये काम करते हैं, ये तो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अपने साथ। नहीं, शौक है ये हमारा। पढ़ लिख के मिलता ही क्या है आजकल? नौकरियां तो मिलती ही नहीं है। काम सीखेंगे, अपनी दुकान खोलेंगे, बड़े होके अच्छा काम करेंगे, हुनर बादशाह है अपना। पढ़ लिख के मिलता ही क्या है? ख्वार होते रहो, नौकरियां तो मिलनी नहीं है। ये किसने बताया आपको कि नौकरियां नहीं मिलती पढ़ लिख कर? देख रहे हैं हम लोगों को, जो पढ़े लिखे वो कौन सा नौकरियां ही कर रहे हैं। कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आपने देखा वो पढ़ा लिखा बेरोजगार है? काफ़ी लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, यही इसी मार्केट में दुकानें खोल के बैठे हैं, वो पढ़े लिखे हैं पर उनको नौकरियां नहीं मिलती। कितना पढ़ा है उन्होंने, पता है आपको कुछ? 10 क्लासें, 16 क्लासें, 8 क्लासें पढ़ी हुई लोगों ने, नौकरियां ही नहीं मिलती, क्या करें। इस बच्चे की गुफ्तगू आपने सुनी, इसमें बहुत हकीकत भी है, तल्ख हकीकत है। लेकिन आप ये देखिए कि ये 10-11 साल का बच्चा जब इस नतीजे पर पहुंच गया है कि पढ़ लिख कर नौकरी नहीं मिलनी, तो फिर पूरा माशरा क्या सोच रहा होगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप ये बताएं जी कि आखिर आपके पास बच्चे आते हैं काम सीखने के लिए, तो क्या बताया जाता है आपको वालिदैन की तरफ से कि किन मजबूरियों के तहत ये बच्चे? महंगाई बहुत है, इतनी महंगाई। अब तो पहले तो ये तकरीबन, अब तो काफ़ी ठीक ठाक लोग जो है वो भी भेज रहे हैं, कहाँ से पढ़ाएँ? महंगाई इतनी आप सोच भी नहीं सकते। नहीं, आपके ख्याल में आप जो मुतवसत तबके के लोग थे, जो पहले बच्चों को पढ़ा सकते थे, कुछ गुजारा करा सकते, अब वो भी बच्चों को भेज रहे हैं कि आज जाएँ काम करें? वो ही भेज रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। शहर के सिग्नल पर जा बजा वो बच्चे नज़र आते हैं जिनके हाथों में गजरे होते हैं और वो 50 रुपये 100 रुपये के गजरे फ़रोख्त कर रहे होते हैं। आइए ज़रा इन बच्चों के पास चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके शब व रोज़ कैसे गुजर रहे हैं। ये बताइए, एक गजरा कितने का है? एक 20 रुपये का। आप एक 20 रुपये का देते हैं, ये तो सस्ता है। सस्ते ही माल मिल रहा है। रोज़ कितने पैसे कमाते हैं? रोज़ 500-600 रुपये। गजरे बेचने के अलावा कोई और काम भी तो कर सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। पर हमारी बहन भाई है, यही हम काम करते हैं, हम पढ़ते नहीं हैं। कहीं पढ़ते लिखते हैं? पहले पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे थे, छोड़ दिया? 1 क्लास में। अच्छा, तो ये बताइए, इसके अलावा कोई और भी तो काम हो सकता है, किसी दुकान पर बैठकर कोई ठीक सीधा अच्छा सा काम जिसमें आपके कपड़े गंदे ना हो, ख़राब ना हो। शायद वो तो आपकी बात सही है, पर इधर कोई भी नहीं बिठाता है। क्यों नहीं बिठाते? वो बोले कि चोलिए करेगा, ये करेगा, इसलिए कोई भी नहीं बिठाते थे। UNHCR का डेटा बताता है कि रजिस्टर्ड अफगान बाशिंदों की तादाद मुल्क में तकरीबन 13,16,000 है और इनमें 37% वो बच्चे हैं जिनकी उम्र 11 साल से कम है। यानी ये तादाद बनती है तकरीबन 4,86,000 के करीब। कराची में भी कई अफ़गान बाशिंदे हैं, कई अफ़गान बच्चे हैं जो कचरा चुनते हैं, जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है और ये चाइल्ड लेबर का शिकार होते हैं। कुछ ऐसे ही अफ़गान बच्चों से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका मामूलात ज़िंदगी कैसे गुजर रहा है, कैसे ये अपना वक्त इन सड़कों पर गुजार रहे हैं। बेटा, ये आपके हाथ पर कैसे लगी? अच्छा, अफ़गानिस्तान से कब आया ये बच्चा? तकरीबन 1-2-3 महीने हो गया। अच्छा, तो इस बच्चे के हाथ पर कैसे लगी, कहाँ से लगा है कोई? ये इधर चंडी करता है ना, अपना गरीबी रोजी कमा रहा है, इसके लिए नहीं, इसे चंडी कराता है, इधर कंच लगे ना, इसके लिए भी नुकसान हो गया इसका। कितने पैसे इस बच्चे को रोज़ मिलते हैं? 300-500 बोले। 300 से 500 रुपये तक मिलते हैं। ये कम है, ये पैसे तो जितना मेहनत का काम है इस बच्चे का, उस हिसाब से तो 300-500 कम है। मजबूरी क्या करे, मुसाफिर है, हम खुद मुसाफिर है। तकरीबन 2 साल हो गया अपना घर से भाग गया हूँ, इधर काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। कैसे पैसा मिल गया, अफगानिस्तान घर को बेच दो, बोलो ये पैसा ले लो। आइन के आर्टिकल 25A के तहत हर बच्चे को तालीम देना रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन क्या कीजिए कि यहाँ मुजफ्फरगढ़ की 8 साला
ज़ोहरा शाह को इसलिए कत्ल कर दिया जाता है क्योंकि उसने अपने मालिक और मालकन के 2 कीमती तोते आज़ाद किए थे। जब तक गुर्बत, नाख्वानदगी, बेरोज़गारी का ख़ात्मा नहीं होता, उस वक्त तक चाइल्ड लेबर का ख़ात्मा महज एक ख्वाब रहेगा। ये 1986 की बात है। लाहौर के सैफ मसीह को कुछ कर्ज की ज़रूरत पड़ी तो उसने अपने फैक्ट्री मालिक से गुजारिश की कि उसे 600 रुपये कर्ज दे दिया जाए। कारपेट फैक्ट्री मालिक ने 600 रुपये इस गारंटी पर दे दिए कि सैफ का बेटा यानी इकबाल मसीह उसके पास काम करेगा। इकबाल मसीह उसके पास काम करने लगा और यूं कर्ज उतरने लगा। लेकिन इकबाल मसीह की सेहत ढल रही थी, वो वहाँ परेशान होता था क्योंकि उससे घंटों मुशक्क़त का काम करवाया जाता था, सख्त मुशक्क़त करवाई जाती थी। एक रोज़ इकबाल मसीह वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हो गया। चंद NGOs ने उसका हाथ थामा और यूं इकबाल मसीह चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ एक मजबूत और तवाना आवाज़ बन गया। और फिर 16 अप्रैल 1995 आया और लाहौर की सड़क पर इकबाल मसीह को कत्ल कर दिया गया। इस 12 साला इकबाल मसीह को किसने क्यों कत्ल किया, इन तमाम सवालों से क़तई नज़र कानून साजी शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया, हुकूमतें मुतहरिक हो गईं और फिर कानून बन गए। लेकिन उन कवानीन पर आज भी अमल दरामद नहीं हो रहा। कराची, लाहौर, पिंडी हो या फिर पाकिस्तान का कोई भी शहर, वहाँ पर चाइल्ड लेबर हमें उसी तरह जू की तू नज़र आती है जैसे सन 1995 में थी। क्या वजह है कि पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर का रिवाज बढ़ रहा है? आइए आवाम की राय जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में ये रवायत क्यों है कि घरों के अंदर छोटी उम्र के बच्चों को रखा जाता है? आप क्या कहती हैं? तो घरों में छोटी उम्र के बच्चों को इसलिए रखा जाता है कि जब इतनी गुर्बत होगी, खाने पीने को कुछ नहीं होगा, इतनी महंगाई का दौर होगा, तो फिर सारी बात है कि फिर जो मजबूरियाँ होती हैं वालिदैन की, वो अपने घरों में इसी तरह छोटे छोटे बच्चों को मेहनत मजदूरी पे लगा देते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनके बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, कफ़ालत कर नहीं पाते, तो यही वजह बनती है कि वो लोग मजबूर होकर बच्चों को भेज देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और कम पैसों में। वो मजबूरी के तहत भेजते हैं, वैसे नहीं भेजते। मजबूरी के तहत भेजते, जो मुल्क के आजकल हालात चल रहे हैं ना, इस मजबूरी के तहत भेज रहे हैं। और जो बड़े लोग हैं ना, उन्होंने अपना ये ट्रेंड बना लिया हुआ है कि हमने अपने कहीं भी जाना है तो अपने बच्चों को पिक करने के लिए कि वो एक जो कम एज की बच्ची होती है उसको साथ रखना है। डॉक्टर पे भी जाना है, शॉपिंग पे भी जाना है, तो वो बच्चे को कैरी करेगी साथ। इन बच्चों को इस मुशक्क़त की वजह से कितनी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, इसका तो अंदाज़ा होगा ना? यार मेरे भाई, इसका अंदाज़ा है, लेकिन इंसान भूखा तो नहीं मर सकता ना। भूखा मर सकता है कोई इंसान? ये बताओ। या तो खुदकुशियाँ करें लोग, जो हो रही हैं। माँ बाप ये क्यों नहीं सोचते कि थोड़ी सी तकलीफ़ खुद बर्दाश्त कर लें, अपने बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा लें? बेशक सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएं, लेकिन इतनी मेहनत करने वाला काम बच्चों को दे देना, उनके सुपर्द कर देना सिर्फ 150 रुपए के लिए मुनासिब है? हाँ, आप सिंध के स्कूलों का हशर देख लें, यहाँ पे क्या है, स्कूल जो है ना सिर्फ नाम की हद तक स्कूल है। वहाँ पे तो जो है ना गाय, भैंस, बैल, जानवरों को बांधा जा रहा है। इनके अपने बच्चे तो अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और गरीब के बच्चों के स्कूलों का हशर देख लें। थोड़ी सी अपने ऊपर मुशक्क़त करके माँ बाप थोड़ा ओवर टाइम कर लें, थोड़ा कोई और आमदनी का बंदोबस्त कर लें, इन बच्चों को तो सेव किया जा सकता है। देखें, जिस कंट्री के अंदर 280 रुपये लीटर पेट्रोल हो, 700 रुपये किलो आयल हो, कुकिंग आयल हो, 240 रुपये किलो दूध हो, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे? कहाँ से रन करेंगे फैमिली के अंदर? आप बता दें। 40,000 के अंदर आप 4 अफराद का बजट बना के महीने का दिखा दें, फिर मान लेंगे आपको। पाकिस्तान में पाई जाने वाली चाइल्ड लेबर में घरेलू काम, ऑटो वर्कशॉप्स पर मेहनत मजदूरी, कूड़ा करकट जमा करके बेचना और ईंटों के भट्टों पे बच्चों से मजदूरी लेना शामिल है। हम इस्लामाबाद के लोगों से जानेंगे कि आखिर पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटी में बच्चों से मुशक्क़त लेने की रिवायत आम क्यों है। अगर
अगर घर का देखें मुलाजम आप रखते हैं ना तो 20,000 से काम नहीं लेता, उसको आपको 2 टाइम खाना भी खिलाना पड़ता है और कई दफ़ा रैश भी देनी पड़ती है। ये जो बच्चे थोड़े पैसों में आ जाते हैं, बच्चे जो है 6,000 रुपये में आ जाते हैं। उसके बाद बच्चों से जितना बच्चों में तरह एनर्जी भी ज़्यादा होती है, बच्चे काम भी ज़्यादा करते हैं। हाँ, एनर्जी होती है, खुश भाग दौड़ काम करे तो उन्हें कोई मिठाई टाफी दे दी उसमें भागते रहते हैं। जो 20 साल का बंदा होगा वो लोग जैसे घबराते भी हैं कि यार ये हालात ख़राब है दिस एंड दैट, तो वो नुकसान ज़्यादा करेगा, तो वो बच्चों को घर ही ले आते हैं, वहीं सोता है। महीने में एक दफ़ा अलाउ करते हैं उनको। आई हैव नोन थाउजेंड ऑफ माई फ्रेंड्स वो जो जिस तरह कर रहे हैं वो ले आते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में कितने % बच्चों पे ये जो तशद्दुद होता है ये मीडिया पे आ जाता है, ये सोसाइटी को पता चल रहा है, और कितने को कि हम नहीं कर सकते, ट्रेस ही नहीं कर पाते? सर मैं तो इसकी समझता हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है कि 10% ज़्यादा जो है वो उसमें नहीं आता, ऑनलाइन नहीं आता पता चलता हो, बाकी तो पता नहीं किसी को चलता। लोग आपस में मुका कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत करके माँ को कुछ पैसे दे दिए। कोई शक नहीं, मुल्क में बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई का ग्राफ मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन इस दौर में भी तारिक जैसे लोग हैं जो चाय बेच रहे हैं और इनका अपना होटल नहीं है, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। तारिक बताइए, कौन कौन सी क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं? जी मेरा बड़ा बेटा 5 क्लास में है और से जो छोटा और 3री क्लास में है। इतने सारे लोग आप ही की तरह हैं, लेकिन वो कम कमाते हैं बट अपने बच्चों को भेज देते हैं मेहनत मजदूरी करने। आप ऐसा क्यों नहीं करते? नहीं, उनको पढ़ाना लाजमी है, पढ़ाई उनके लिए लाजमी है, क्योंकि वो मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह वो चाय बेचें। अब ये बताएं कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बच्चों से मुशक्क़त लेने का, उन्हें मुलाजिम रखने का रिवाज बहुत ज़्यादा आम क्यों होता जा रहा है? वो इसलिए कि हमारी जो हुक्मरान है उन्होंने महंगाई इतनी कर दी है कि जिसकी वजह से मतलब पूरा पाकिस्तानी बहुत ही तंग हालात वाक़या से गुजर है। मतलब घर के राशन पूरा करना बहुत मुश्किल है, फिर अपने बच्चों को मुलाजिम ही रखवाना। जी, इस वजह से अपने बच्चों को मुलाजिम रखवाना है, और मुलाजिम रखवाने का मतलब ये तो नहीं है कि किसी गरीब के साथ जुल्म किया जाए। MPA और सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की रुकन है शमीम मुमताज़ साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मैम ये बताइए कि हुकूमती सतह पर कोई सर्वे हो सका है? बिल्कुल, यूनिसेफ अभी भी काम कर रहा है इसके ऊपर पिछले कई 4-5 साल से। मेरी मिनिस्ट्री के ज़माने से, जब मैं मिनिस्टर थी सोशल वेलफेयर की, जब से यूनिसेफ से हमने वो किया था और वो सर्वे भी चल रहा है, लेकिन वो सर्वे अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया। उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन जो मुझे मालूमात है उसके मुताबिक ये हैं कि ये वो बच्चे हैं जो सीज़नल कहलाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर ये ट्रैवल करते हैं ओकेजन के हिसाब से, ईद, बकरा ईद, जो भी इनके वो ज़माने, क्योंकि आपको पता है बेरोज़गारी बहुत है, गुर्बत बहुत है। अच्छा, यहीं पर इसी मुल्क में अफ़गान बच्चे भी हैं, अफ़गान बाशिंदे भी हैं, और ख़ास तौर पर वो बच्चे जो कचरे का काम करते हैं। ये इंसानी हुकूक का मामला है, इसका डेटा UNHCR की जानिब से भी आया है, और तकरीबन कोई इस वक्त भी 67,000 लोग हैं अफ़गान बाशिंदे जो कराची में मौजूद हैं, उसमें बच्चे बेतहाशा हैं। तो उन पर क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने अपनी असम्बली में 2 चीज़ों पर ज़रूर आवाज़ उठाई। एक, मैंने अफ़गान बच्चे जो हैं जो लेबर कर रहे हैं और ख़ास तौर पे कचरा उठाने के लिए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों ने हायर किए हैं ये बच्चे कि बाकायदा ये जो है कचरा कुंडियों में जाते हैं, कचरा चुनते हैं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मातहत हैं वो बच्चे, तो ये क्या आपने अपनी हुकूमत को चार्जशीट नहीं कर दिया? नहीं, वो हमारे पास हायर नहीं है, वो शायद गुर्बत की वजह से डेली वेजेस के ऊपर, क्योंकि बात होती है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की कि सॉलिड वेस्ट वालों ने किसी को आगे कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, उसने उसको मैनेज नहीं किया, जो भी उनका वेंडर होगा या जो भी होगा उसने आगे क्या किया। लेकिन ये वज़ीर बल्दियात के अंडर आता है। आता तो है, और हमें उस पर निगाह रखने की ज़रूरत है। मैं ये समझती हूँ कि हम रिजवाना के केस को बिल्कुल बनाएं, और मैं तो कोर्ट जाने की बात कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल कोर्ट जाऊँगी इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए, बशर्ते कि इतना डिले मामला हो जाता है बच्चों को इंसाफ दिलाने में कि फिर वहाँ अफाम व तफ़हीम की बात हो जाती है, चाहे वो डरा के हो चाहे जैसे भी हो। तो मैं समझती हूँ इस केस का अंजाम, उन्होंने कह दिया मेरी बीवी तो ज़हनी मरीज़ है, इसके अलावा तो ज़हनी मरीज़ ने तो अपने बच्चों को क्यों नहीं मारा? जहाँ स्कूल में पढ़ाती हैं वहाँ बच्चों को क्यों नहीं मारती? वो अपने मियाँ पे क्यों नहीं तशद्दुद करती? वो तो एक रिजवाना ही मिली थी तशद्दुद किया जाए। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि इसको जितना हो सके हमें अवाम में इस मैसेज को लेके जाना है। बहुत शुक्रिया। ये तमाम आदादो शुमार और हक़ाइक़ अपनी जगह, लेकिन एक सच ये भी है कि क्लाइमेट चेंज भी चाइल्ड लेबर का बहुत बड़ा सबब है। जब एक शहर से दूसरे शहर आबादकारी होती है या एक सूबे में कोई मौसमियाती तब्दीली आती है और लोग वहाँ से शिफ्ट होते हैं, तो बच्चे उसका शिकार बन जाते हैं और जबरी मुशक्क़त बच्चों की वहाँ से शुरू होती है। ये सारी वजूहात अपनी जगह पे, लेकिन रिजवाना जैसे ना जाने कितनी ज़्यादा बच्चियाँ ऐसी हैं जो
इसी तरह से तशद्दुद, घरेलू तशद्दुद का शिकार हुई और वो मौत के मुंह में चली गई। रिजवाना का इलाज भी हो रहा है और सेहतयाबी की तरफ वो जा भी रही है, लेकिन उसकी ज़िंदगी अभी भी ख़तरे में है। आम शहरी जो हैं, पाकिस्तानी शहरी जो हैं, उनका यही कहना है कि चाइल्ड लेबर के लॉज तो बने हुए हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई अपना अगला कदम जो है बढ़ा नहीं रहा, यानी कोई आगे बढ़ नहीं रहा। अगर उन लॉज के ऊपर सख्ती से अमल दरामद हो जाए तो जो चाइल्ड लेबर है उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा और जो घरेलू मुलाजमा पे तशद्दुद के जो वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं उसकी भी रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। बच्चों पर जब जुल्म होता है, ज़्यादती होती है या उन पर तशद्दुद किया जाता है तो मीडिया में तो बात कुछ अरसे के लिए हाईलाइट होती है, लेकिन उसके बाद ये केस कहीं गायब हो जाता है। प्रोग्राम आपस की बात की आज की एपिसोड के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन साजिद तारक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।